है। चलिए बच्चों, अब आवाज दी क्वेश्चन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है एक ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब होता है तो आंधी या तूफान। इधर ध्यान दो, समय पूरा क्या है इसका काम तो करने दो, आप आपका काम करो। एक पेड़ है जो आंधी तूफान के कारण टूट जाता है, ठीक है। अब टूट जाता है तो लेट से वो पेड़ ऐसे है और वो मान लो इस पॉइंट से टूटा, तो इस पॉइंट से जैसे वो ब्रेक हुआ तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कैसे जाकर बेंड हो, समझ आया? समझ आया ना? तो ये पूरा ट्री मान लो यहाँ से ब्रेक हुआ तो ये जो हिस्सा है ब्रेक होकर ऐसे हो। तो लेट से पेड़ जो था वो पहले डी से लेकर बी तक था और लेट से वो आंधी से ए पॉइंट से ब्रेक डाउन हो गया। तो ब्रेक डाउन हो गया तो ये डी से लेकर ए वाला जो हिस्सा है ये ब्रेक होकर ऐसे गिर गया। तो ये जो टॉप वाला हिस्सा है जो कल तक टॉप पे था, आज वो पॉइंट यहाँ पे होगा। समझ आया? ऐसे इसमें लिखा हुआ है कि such that the top of the tree touches the ground। इस तरीके से टूटा कि जो पहले टॉप था ट्री का वो अभी ग्राउंड को छू रहा है और ग्राउंड को छू के कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? यू कैन इमेजिन कि जो पहले पॉइंट बी था आज वो पॉइंट सी है। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वो क्या कह रहा है कि वो जो टॉप जो है ग्राउंड पे जहां टच कर रहा है वहां से लेकर जो फुट ऑफ द ट्री है बी, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। देखिए तो ऐसे कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड। वो पॉइंट जहां पे टॉप ग्राउंड को टच करता है और फुट ऑफ द ट्री, फुट यानी बॉटम ऑफ द ट्री से उसकी दूरी कितनी है? 8 मीटर है। अब आपसे ये तो कोई गिवन इंफॉर्मेशन, अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था, हर साल से कंट्रोवर्शियल है, उसमें अपडेशन अभी तक किया नहीं है। उसने कहा कि ट्री की हाइट बताओ। तो दो क्वेश्चन बनते हैं, ट्री की हाइट टूटने से पहले या टूटने के, दो क्वेश्चन बनते नहीं बनते कि ट्री की ओरिजिनल हाइट तो क्या है? बी, लेकिन टूटने के बाद क्या है? ये टूटने के बाद उसकी हाइट ए लगेगी। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है वो क्लियर करके स्पेसिफाई कर देता है कि बिफोर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री या आफ्टर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ट्री। तो जैसा पूछे वैसा कर देना, बिफोर का पूछे बिफोर कर देना, आफ्टर का पूछे आफ्टर का कर देना। बट इन केस वो स्पेसिफाई नहीं करता है, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, आप दोनों करके क्लियर? व्हाई टू टेक द रिस्क, क्यों ले रिस्क जब हमको दोनों चाहिए? तो चाहे ज्यादा लिखेंगे, उसको पहले की हाइट चाहिए होगी तो वो रख लेना, उसको बाद की हाइट चाहिए। इज दिस क्लियर? ओके, अब मैं कहूं सबसे पहले आप बाद की हाइट निकालो, टूटने के बाद की हाइट निकालो। तो टूटने के बाद की हाइट तो सिंपली AB है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड BC गिवन है और एक एक्यूट एंगल गिवन है तो AB निकालना तो बड़ी बात है आपके लिए। इस इक्वेशन में निकाल दिया। तो यू कैन इमेजिन अगर इसको थीटा माने, इसको थीटा माने तो थीटा के सामने वाली साइड ये तो होगी मेरी हाइपोटेनस। थीटा के सामने हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस के सामने होती है हाइपोटेनस। ये है मेरी और थीटा के सामने वाली क्या होती है? ऑपोजिट साइड। और बची हुई ठीक है, क्लियर? अब देखो ऑपोजिट निकालनी है और क्या दे रखी है? हाइपोटेनस का मतलब कोई रोल नहीं है, निकालनी है हाइट ऑफ द ट्री निकालिए टूटने के बाद। टूटने के बाद जो हाइट ऑफ द ट्री है वो है AB और AB है मेरी अपोजिट साइड। दैट मींस मुझे क्या निकालनी है? अपोजिट साइड। और मुझे क्या गिवन है? एडजेसेंट साइड। तो आप वो ट्रिग्नोमेट्री प्लीज जो भी एडजस्टमेंट करना है कर लीजिए, आपको शो नहीं करेगा। आपको क्या कह रहा था मैं? बोलवा के हां, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है जिसमें अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड का इन्वॉल्वमेंट। हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो साइड का इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो अपोजिट और एडजेसेंट का इन्वॉल्वमेंट दो रेशियो में रहता है। इसमें रहता है साक्षी मतलब कौन से? tan and cot करेंगे। tan and cot, tan होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट और cot होता है उसी का उल्टा एडजेसेंट बाय अपोजिट। उल्टा तो हमने कहा था ना चैप्टर में रेयरली यूज करेंगे, सीधा यूज करेंगे। कॉमन सेंस को ये कहता है कि क्यों यूज करना उल्टा, सीधे से काम चलता है। तो कुल मिला के tan 30 जब मैं अप्लाई करूंगा तो AB और BC का इन्वॉल्वमेंट मिलेगा मुझे और वहां से बेसिक पार्ट AB निकल जाएगा। इज दिस क्लियर? तो मैं पहला पार्ट है हाइट ऑफ द ट्री, height of the
tree before breaking down. Oh sorry, after breaking down. टूटने के बाद उसकी हाइट निकालो, ये पहला पार्ट है इसके शुरू। After breaking down, height of the tree after breaking down, ये निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना है? AB निकालना है। AB निकालना है। AB निकालने के लिए मैं कहूँगा considering angle C as theta, considering angle C as theta, we have theta को अगर angle C माने या angle C को theta माने तो we have opposite side and adjacent side। और लगे हाथ हाइपोटेन्यूज को लिख लो, क्योंकि अभी तो उसका रोल नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट का रोल होगा एंड हाइपोटेन्यूज। तीनों डिसाइड कर लेते हैं, डिसाइड तो हो ही चुकी है, लिख लेते हैं। फिगर में तो हमने मार्क कर ही दिया है, इधर लिख लो। ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी? एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी? अभी तक मेरे पास केवल BC की वैल्यू क्या 8 मीटर, और ये क्वेश्चन मार्क पता नहीं, और ये भी क्वेश्चन मार्क पता नहीं। यहाँ पे कोई डाउट? किसी बच्चे को यहाँ पे कोई डाउट? बोलो मम्मी का यहाँ पे कोई डाउट? निकिता बोलो, एकता क्लियर है? यहाँ तक चलिए आगे क्या करें? अब अपने को मैंने डिसाइड किया कि AB निकालूंगा, AB निकालने के लिए कौन सा रेशियो अप्लाई करना है? 10। तो we know that tan C, tan या tan थीटा एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय दैट इज थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास? C, tan C, और C के साथ अपोजिट साइड क्या है? AB, और एडजेसेंट साइड क्या है? C के साथ एंगल C के साथ BC। एंगल C को थीटा लेते ही अपोजिट साइड AB डिसाइड हो गई, और एडजेसेंट साइड मेरी BC डिसाइड हो गई। इंप्लाइज C की वैल्यू क्या है मेरे पास? एंगल C की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। AB तो मुझे निकालना है, बट BC निकला हुआ है। BC क्या निकला हुआ है? 8 मीटर। अब यहाँ से आपको tan 30 की वैल्यू मेंशन करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? 1/3 इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC में 8 आ जाता है ना, तो यहाँ से AB की वैल्यू आ जाती है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर। अनटिल एंड अनलेस उन्होंने √3 की वैल्यू पुट अप करने के लिए नहीं दे रखा, तो आपको भी पुट अप नहीं करनी है, ऐसे ही रखो। तो 8 डिवाइडेड बाय √3 मीटर, ये जो AB है ये डिग्री है मेरी टूटने के बाद की है, पेड़ के टूटने के बाद की। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को? अब बात करते हैं सर, अगर टूटने से पहले की हाइट निकालनी है, तो टूटने से पहले की हाइट क्या है? B से लेके D, B से लेके D। अब B से लेके D में B से लेके A तो आएगा ही आएगा, जो आ चुका है, और जो टूट चुका है हिस्सा AD वो भी आएगा, जो टूट चुका है हिस्सा वो तो आएगा। अब सवाल ये है कि सर यहाँ तो क्या ट्रायंगल बन रहा था, तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी तो ये पार्ट निकल गया, लेकिन वहां तो कोई ट्रायंगल ही नहीं है। ऊपर वाले पोर्शन में A से लेके D जो टूट चुका है उसमें तो कोई ट्रायंगल नहीं, तो कहां ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे? कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करें? सवाल तो सुनो, जो टूटा है वही तो गया, आसमान से थोड़ा टपका है, जितना पार्ट टूटा होगा उतना ही बेंड हुआ होगा। So you can imagine AD should be equal to AC or not? बताओ, AD should be equal to AC। जितना पहले खड़ा था उतना ही नीचे आएगा ना, गिरते गिरते थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, उतना ही होगा, और वो भी जाएगा। मान लो कुछ पार्ट तो उतना तो इग्नोर किया जा सकता है, फुट दो थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो इतना तो इग्नोर किया जा सकता है, जितना खड़ा था उतना ही नीचे। तो अगर मैं यहाँ से इस ट्रायंगल से AC की वैल्यू निकालूं हाइपोटेन्यूज की, तो वही तो AD है, तो अब हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे? ये तो इतना नोट कर लिया हमने, इतना नोट कर लिया, तो इसी पार्ट में करेक्शन कर देता हूँ, उसको सेकंड कर देता हूँ, इसको सेकंड पार्ट कर देता हूँ, और बिफोर की आफ्टर मिलेगा। वैसे अगर अपन बिफोर ब्रेकिंग डाउन और स्पीड निकाल लें तो आफ्टर अपने आप ही निकल जाता है, ठीक है ना?
भाई बिफोर अगर अपने को निकालना है, अगर अपने को बिफोर निकालना है तो भी ये तो निकालना ही पड़ेगा, तो भी ये तो निकालना ही पड़ेगा। तो सिंपली आप बिफोर निकाल लो, उसी का जिक्र हो जाएगा कि ये तो बिफोर का है और ये आफ्टर का। इतना निकालने के बाद अब यू कैन इमेजिन आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एसी की। अब एसी की वैल्यू निकालने के कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, कितने ऑप्शन है, काउंट द नंबर ऑफ ऑप्शंस, टेल मी द टू ऑप्शंस। सेकंड ऑप्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या कहेंगे ऑप्शन। देखो कल तक आपके पास एक ही साइड थी, आज आपके पास दो साइड हैं, तो आप एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज के हिसाब से cos थीटा ले सकते हो। आप अपोजिट हाइपोटेन्यूज, अपोजिट तो है ना आज के तारीख में आपके पास, तो आप अपोजिट हाइपोटेन्यूज के हिसाब से sin थीटा भी ले सकते हो। तो sin थीटा ले लो, cos थीटा ले लो, या फिर सीधे पाइथागोरस कर लो। तीन ऑप्शन आ गए आपके पास। तो क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो y को यूज पाइथागोरस, पाइथागोरस तो जहां बिल्कुल जरूरत पड़ेगी नहीं यूज करेंगे, पाइथागोरस को कर करके फिर यहाँ तक कोचिंग। तो जब अपन नई चीज सीख रहे हैं तो हमेशा हमेशा उस नई चीज को अप्लाई किया करो, उससे आपका कांसेप्ट स्ट्रांग होगा। तो या तो sin थीटा यूज कर लेते हैं, cos थीटा यूज कर लेते हैं, जो गिवन था 8 मीटर उसी को फिर से यूज कर लेते हैं। तो एडजेसेंट गिवन है और हाइपोटेन्यूज चाहिए, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होता है वो होता है cos थीटा होता है। तो इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा मैं इधर, cos थीटा इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सही है क्या, सही है क्या बच्चों, दैट इज थीटा कितना है मेरा, वही कौन सा एंगल है थीटा, सी। तो सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से एडजेसेंट साइड कौन सी है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज कौन सी है, एसी। बोलो एंगल सी इज 30 डिग्री, सो इट विल बी cos 30 डिग्री, एंड BC 8 meter given, and we are required to find the value of AC. We are required to find the value of AC from this. Yes? Yes. Vivek बताओ, what is the value of cos 30? हाँ 1 divided by किसने बताई, आपने भी बताई, क्यों याद नहीं है? अभी कौन सी घड़ी आएगी, कौन सा पल आएगा, सुनहरा पल, जिसमें अभी आप मुहूर्त निकालोगे तो याद करने का खत्म कर दिया आपने, तो बाकी बच्चों ने तो खत्म कर दिया, अभी आप शुरू भी नहीं हुए हो। सोच लो अपनी पोजीशन कहाँ पे खड़े हो, क्यों याद नहीं है भाई, याद नहीं किए थे रेशियो, याद नहीं किए थे, तो फिर याद क्यों नहीं, जो याद किए ऐसा कौन सा याद करते हो कि एक महीना भी याद नहीं रहता, रुपये कौन सही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए बोलने के बाद। cos 30 कितना होता है, √3/2। किन को याद नहीं माना चाहते हो, किन को ये वैल्यू से आती है अभी भी आज तक भी, sin cos tan की तो याद नहीं, कम से कम नीचे की 3 याद नहीं हो, क्योंकि नीचे की 3 तो मुझे भी याद नहीं इतनी परफेक्ट, बट प्रैक्टिस से ही वो 3 याद है तो मन में रेसिप्रोकल हो जाता है डायरेक्ट। ठीक है, हाँ बोलो किन को 3 भी याद नहीं, कौन से हैं जिनको वो 3 भी याद नहीं है, इस सबको याद है, पूछना स्टार्ट करूं फिर, पूछना स्टार्ट करूं, अभी दूध का दूध पानी का पानी। बोलो आयुष, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 60? 1/√3 करेक्ट है क्या? जब tan 30 1/√3 आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो tan 60 भी 1/√3 होगा। ऐसा आज तक हुआ है कि दो एंगल में सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम वैल्यू देते हैं, अगर tan 30 1/√3 है स्क्रीन पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो फिर tan 60 1/√3 कैसे होगा, कुछ और ही होगा। बोलो साक्षी, tan 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, बोलो माही, √3, और cos 60 कितना होता है माही, हाँ एंड सौम्या आप मुझे बताओ tan 0 कितना होता है, 0, और cos 0 1। ओके गायत्री आप मुझे बताओ cos 30 कितना होता है, और sin 60 सेम। ओके एक आप मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 90, sin 90
90 0 और cos 90 नॉट डिफाइंड। sin cos में कोई भी चीज नॉट डिफाइंड नहीं होती, ये चीज याद रखना। sin and cos में कोई भी चीज नॉट डिफाइंड आई थी क्या? नॉट डिफाइंड तो शुरू ही टेंस होती है। तीनों वैल्यू गलत बताई आपने। सबसे पहले sin 90 पूछा, वो आपने बताया 0 जबकि वो होता है 1। फिर मैंने पूछा cos 90, वो आपने बताया 1 जबकि वो होता है 0। तो फिर नॉट डिफाइंड होकर गलत है। हाँ निकिता आप बताएंगे tan 45 और sin 45 1 बाय 2 रूट 2 में रूट 2 बस 1 बाय रूट 2। बोलो मोनिका tan 90 1 और tan 0 और tan 45 tan 0 0 ओके tan 45। तो फिर जब tan 45 बनता तो tan 90 बन कैसे होगा? या तो tan 90 बने या tan 45 डिसाइड करो कौन सा बने। tan 45 बने या tan 90 बने? तो फिर tan 90 क्या होगा? बोलो विष्णु नॉट डिफाइंड। तो जिन जिन बच्चों को याद नहीं है इनका टाइम और देता हूँ, कल क्लास में बताना अगर याद नहीं है, क्योंकि अब इस पूरी एक्सरसाइज में वैल्यूज आएंगी cos 30 tan 30 cos 60 tan 60 सारे क्वेश्चंस में आएंगे। मैं हर एक क्वेश्चन में मेरा मन करेगा उस बच्चे से पूछूंगा, एक ही मौका मिलेगा, या तो जवाब दे दो या चुपचाप उठ के क्लास से बाहर चले। ठीक है, लास्ट फाइनल मोमेंट है, उसके बाद आप क्लास में बताना अगर कल याद है। उसके बाद कभी भी मत आना जब तक याद है। मतलब 3 क्लासेस लगती है, 4 क्लासेस लगती है, 10 दिन लगते हैं, 20 दिन लगते हैं। क्लियर है? क्लियर है क्या? आज ही मैं भेज देना बच्चों को, भेज देना। क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो cos 30 की वैल्यू क्या सीखी हमने अभी √3 upon 2 इक्वल टू 8 बाय AC। 8 बाय AC। अब देखिए आप इसमें से वैल्यू निकालो AC की, तो AC की वैल्यू हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय √3 दिस मच ऑफ मीटर एंड हियर दिस मच ऑफ मीटर। तो AC आ गया मेरा कितना 16 बाय √3 मीटर और AB कितना आया था पहले 8 बाय √3 मीटर। तो 8 बाय √3 मीटर तो हाइट है टूटने के बाद, और टूटने से पहले निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा AB और AC जोड़ना पड़ेगा, राइट। मैं नीचे लिख देता हूं टोटल हाइट ऑफ द ट्री, लिख देता हूं उसको, देयरफॉर टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री will be equal to AB plus AD, AB plus AD, और जो AD है वो तो AC के बराबर है, AB plus AC हो गया, ये AB plus AC हो गया। अब AB AC दोनों की वैल्यूज है मेरे पास। AB की वैल्यू क्या है 8/√3 प्लस AC की वैल्यू क्या है 16/√3। अब √3 एलसीएम आ सकता है, बोलो √3 को ले लिया मैंने एलसीएम, 8 प्लस 16 कितना होता है 24। फाइनल आंसर में, फाइनल आंसर हो गया, फाइनल आंसर में हम उसको डिनोमिनेटर को इरेशनल नंबर नहीं छोड़ सकते, तो उसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने में √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, सो इट विल बी इक्वल टू 24 √3 डिवाइडेड बाय √3 into √3 3 और 3 से 1 टाइम 3 से 8 टाइम से कट जाएगा, तो द फाइनल आंसर इज 8√3 मीटर। बट ये कब है टूटने से पहले की हाइट। अब आप नीचे आंसर मैच करो 8√3, दैट मींस उन्होंने टूटने से पहले की हाइट मांगी थी, बट हम कौन से सब में आ रहे थे, तो हमने तो दोनों निकाले। आप एक जगह इस पूरे सॉल्यूशन में ये भी मेंशन कर देना कि हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर ब्रेकिंग डाउन इक्वल टू दिस एंड हाइट ऑफ द ट्री बिफोर ब्रेकिंग डाउन इज दिस। तो जो चाहिए वो ले लेंगे हम, क्यों वैसे कोई बात। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करो।
ये और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, जैसे पेड़ टूट गया, खंभा गिर गया, तो आपको रियल लाइफ सिचुएशन को कंसीडर करना पड़ेगा। सर वो पेड़ का सीधा कैसे था? पेड़ का कैसे था कि उसमें कोई भी ब्रांच नहीं थी, वो सीधा कंटिन्यू बनाना। वो सूखा हुआ पेड़ था, उसमें पहले सब कुछ सूख चुका था, फाइनली बस एक सूखना बाकी था, ठीक है, ऐसा पेड़ था। क्लियर है? ये स्टोरी तो बनानी पड़ेगी, मूवी से देखते हो ना, बस स्टोरी बनती है तो कई बार हमको मतलब सेंसलेस बात होती है कि ऐसा कैसे था, ऐसा अगर नहीं होता तो उसकी स्टोरी कैसे बनती बेचारे प्रोड्यूसर। तो ऐसे ही मानो कि इसकी स्टोरी बनानी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे ड्रॉप करें, डिलीट कर दूं उसको, मैं रब कर दूं, रब कर दूं। अब यू कैन इमेजिन कि ऐसे पढ़ाने में और वैसे पढ़ाने में कितना डिफरेंस है। अब तक शायद आप 3 क्वेश्चन कर चुके हो, 3 नहीं तो 2 कर चुके हो। सालों पहले जब मैं किसी स्कूल में पढ़ाता था, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ द स्कूल, तो वहाँ पे हमारी एक डिमांड रहती थी, हमारे जो टीचर्स होते मेरे साथी, कि हमको डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन आज भी डिजिटल बोर्ड किसी स्कूल में नहीं दिवाई, उस टाइम तो क्या है उनका नहीं देंगे, उन्होंने नहीं पढ़ाएंगे तो उन्होंने गायजी रख रखी थी बगल में, ट्यूशन करके हम फ्री होते थे, गायजी आके रख रखते थे, दूसरा बेटा, ठीक है, ऐसा होगा। ओके, तो ये मतलब नतीजा है, आप अपने आप को इतना बड़ा कर दो कि सामने वाले को आपकी डिमांड सारी मांगी, ठीक है, इतने काबिल बन जाओ, इतने काबिल बन जाओ कि सामने वाला को आपकी डिमांड इस तरीके की डिमांड की मांगी हो कि केवल बोर्ड रख करने के लिए बाइक बैठा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. काफी सरल सा क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है इस एक्सरसाइज में आप देखोगे क्वेश्चंस कई बार बहुत बड़े दिखाई देते हैं, बट उसको जब रीड आउट करोगे तो काफी आसान है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 तो था ही इंपॉर्टेंट है, उसकी तो बात ही उसका तो लेवल ही अलग है, बट क्वेश्चन नंबर 3 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान। क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड्स लगाई, तो 2 स्लाइड्स लगाई। स्लाइड्स समझते हो ना, फिर पट्टी, ठीक है, ऊपर चढ़ते हैं नीचे स्लाइड मारते हैं, ठीक है। ओके, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके लिए उसने जो स्लाइड बनाई वो 1.5 मीटर ऊंची बनाई, 1.5 मीटर ऊंची बनाई, नीचे से लेकर ऊपर तक टॉप है वो 1.5 मीटर। ये एक चीज याद रखना, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। अगर किसी ने जब इसकी हाइट ये है, अगर किसी ने कह दिया कि इसकी हाइट ये है तो इट इज अंडरस्टूड कि वो परपेंडिकुलर हाइट की ही बात हो रही है, ठीक है। हेलो, हाँ जी, हाँ भेज देना 9th क्लास की, हाँ भेज देना। टॉपिक की हाइट हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलरली होती है, ओके ना। तो सेकंड चीज है कि जो बच्चे, अच्छा ये भी है कि वो जो स्लाइड है वो 30 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ये सारा तामझाम किसके लिए, छोटे बच्चों के लिए, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। फिर 5 साल से बड़े बच्चों के लिए वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, एल्डर मतलब इसके विपरीत जो बच्चे हैं 5 साल से बड़े बच्चे हैं 5 साल के, शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर। स्टीप का मतलब होता है ज्यादा खड़ी, स्टीप का मतलब होता है ज्यादा खड़ी, यानी ज्यादा ऊंची होगी, तो 1.5 मीटर की स्लाइड थी और वो कितनी ऊंची
किसकी हो गई 3 मीटर की स्लाइड हो गई। ऑब्वियसली जब ये चीज बढ़ेगी, ये चीज बढ़ेगी तो यहाँ पे एंगल भी कम होगा, तो फिर एंगल कम ज्यादा कितना भी होगा, जो कितना भी रखा है 60 डिग्री के एंगल पे वो इंक्लाइन। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों ही केसेस में जो स्लाइड की लंबाई होगी, स्लाइड की लंबाई मतलब जहां से बच्चा जाएगा, जितना डिस्टेंस वो स्लाइड मार्क में कवर करेगा ना, उस स्लाइड की लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो अब इतनी इंफॉर्मेशन को देने की क्या जरूरत थी कि 5 साल से छोटे बच्चे हमको वो थोड़ा पढ़ रहे हैं, मोरल साइंस थोड़ा पढ़ रहे हैं कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड होनी चाहिए, 5 साल से बड़े बच्चों के लिए, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा पढ़ रहा है। बट उससे जानबूझ के ऐसी चीजें देगा वो ताकि आप थोड़ा सा डरें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, थोड़ा सा आपका टाइम वेस्ट हो। लेकिन जब आप इन सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके एग्जाम में उतरेंगे तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन देते ही हम समझ जाएंगे कि ये बेकार है, इसको जल्दी जल्दी लिख करना है कि सांस में फटाफट मेन मुद्दे पे आए। तो मेन मुद्दा ये है कि भैया दो स्लाइड है हमारे पास, फर्स्ट वन इज शॉर्टर एंड द अदर वन इज टॉलर। ओके, एक अगर स्टीप है कम स्टीप। ठीक है, इस वाली स्लाइड की हाइट है 1.5 मीटर, इस वाली स्लाइड की हाइट है 3 मीटर। इस वाली स्लाइड में एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री और इस वाली स्लाइड में बन रहा है 3, और दोनों में आपको लेंथ ऑफ स्लाइड चाहिए। स्लाइड वाला पोर्शन कौन सा होगा, यही तो होगा बच्चा, जैसे यहां से सीधी चलेगा तो यहां से जाके ये स्लाइड मारेगा, तो किसी ने कहा स्लाइड की लंबाई ये होगी, स्लाइड की हाइट ये होगी, सुनो ध्यान से, स्लाइड की हाइट ये होगी, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। हाइट क्या होती है हमेशा, जैसे सपोज करो आपने कहा कि तेरी हाइट बता, या आप सपोज करो किसी की हाइट मेजर करते हो तो उसको आप बोलते हो सीधा खड़ा है, बोलते हो ना, जैसे टेलर के पास सपने से ना जाते हैं तो अपनी हाइट मेजर कर रहा है तो क्या कहता है सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, क्योंकि उसको भी पता है अगर वो टेलर खड़ा होगा तो एग्जैक्ट हाइट मेजर नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है सीधी 90 डिग्री के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये भी परपेंडिकुलर है। इस स्लाइड की हाइट है 3 मीटर, इस स्लाइड की हाइट है 1 मीटर, इस स्लाइड की लंबाई चाहिए और इस स्लाइड की भी लंबाई। एक में दो क्वेश्चन है, एक में तो दो क्वेश्चन है, और है क्या इसमें बताओ, बोलो है क्या कुछ। लेट अस से ये A B C, लेट अस से ये P Q R। ठीक है, छोटे बच्चों का काम कर देता हूं, बड़े बच्चों का काम तुम कर देना। छोटे बच्चों ने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, ये तो बिलो 5 इयर्स और ये अबव 5 इयर्स। तो इसमें भी दो क्वेश्चन मार्क कर सकते हो आप। पहला तो है बिलो 5 इयर्स। ठीक है, तो बिलो 5 इयर्स आ जाओ। एंगल से तो थीटा मान लें, बोलो कंसीडरिंग एंगल C as थीटा we have। अच्छा, अब जरूरत किस की है, बस वही चीजें देखो, आपको जरूरत किस की है, आपको गिवन क्या है। अच्छा, C के हिसाब से ये तो हो जाएगा मेरा, ये तो हो जाएगा अपोजिट साइड, ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड, जैसे इक्वेशन में हुआ, और ये हो जाएगा। अब जरूरत किस की है, इस एडजेसेंट साइड की हमें कोई जरूरत है ही नहीं। अपोजिट साइड गिवन है, अपोजिट साइड गिवन है, और जरूरत किसकी है, इस स्लाइड की लंबाई चाहिए। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज से लिखो, बाकी चीजें मत लिखो। We have opposite side and the second thing hypotenuse। opposite side की है हमारी AB, जो कि given है कितनी 1.5 मीटर, एंड adjacent सॉरी hypotenuse है AC जो कि मिसिंग। तो एंगल C को थीटा मानते ही ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का इन्वॉल्वमेंट कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका था, we know that sin थीटा का फार्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाय। तो दैट इज थीटा को क्या लेना है अपने को C, तो sin C इक्वल टू अपोजिट साइड क्या है AB, एंगल C के साथ अपोजिट साइड क्या है AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, so it is AB on AC। sin C की वैल्यू 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री AB की वैल्यू 1.5 AC निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? 1/2।
1/2 equal to 1.5 on AC. So from here on we'll get the value of AC equal to cross multiply करेंगे, करना आता है सबको? देखो AC बन गया AC एक तरफ और 2 into 1.5 दूसरी तरफ, तो 2 into 1.5 क्या हो जाएगा? B मीटर, यानी कि इस स्लाइड की लंबाई कितनी हो जाएगी? मेरी ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, hence the length of the slide is the length of the slide is d meter. Length of the slide is d. क्लियर है? अब जब बड़े बच्चों की बात करेंगे तो होगा तो वही ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, लेकिन अगली बार 60 डिग्री अप्लाई होगा। क्या अप्लाई होगा? 60 डिग्री। कैलकुलेटिव पार्ट में बता देता हूं, प्रेजेंटेशन का आप घर से कर लेना। sin 60 की वैल्यू हो जाएगी, ऑपोजिट साइड क्या है 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज PR आपको पता लगानी है। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ sin 60 √3 on 2 equal to 3 on PR। तो यहां से अब अपन PR की वैल्यू निकालेंगे। तो PR into √3 एक तरफ और 2 into 3 दूसरी तरफ, 6 दूसरी तरफ। So from here on we will get the value of PR equal to 6 by √3, and because it is the final answer of the question, the final answer should not be a number in which denominator is irrational part, तो इसको रैशनलाइज करके ऊपर रखें। तो √3 से मल्टीप्लाई से पहले किया था हमने, तो 6 √3 और √3 into √3 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, 2 into √3 यानी 2 √3 मीटर। हाँ, लगभग 3.5 मीटर होगा 2 √3, क्योंकि √3 क्या होता है पौने 2 का डबल करेंगे तो 3.5। सो इसकी हाइट, इसकी लंबाई क्या होगी स्लाइड की? 2 इसका आंसर। ठीक है, अब ऐसे मत चल लेना कभी भी। देखो लोग आ जाओगे सर 1.5 से गुना किया, 30 डिग्री का भी गुना किया, तो 3 मीटर का भी गुना 6 मीटर कर दो। ऐसा नहीं हुआ। देखो हुआ क्या? देखो थोड़ी सी लंबाई बढ़ी, 3 मीटर तो ये खाई से ये कितना पौने 1.7 के का डबल करोगे तो जस्ट 3.5 के आसपास, तो 3 मीटर का 3.5 मीटर ही हुआ। तो ऊंचाई तो आपने डबल कर दी, लेकिन स्लाइड की लंबाई तो आधा मीटर ही बढ़ी। 3 मीटर से कितनी हुई? 60। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस एक्सरसाइज के एंड में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे ये लॉजिक बड़ा काम करेगा, जो मैंने बताया कि आपको ऐसे कंपेयर नहीं करना, रेशियो वाइज कंपेयर। आपको तो ओरिजिनल ट्रिग्नोमेट्री निकाल के एक्चुअल प्रोसेस से आंसर निकालना। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा? दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? ओके, तो कभी इसको नोट डाउन करना है। एक क्वेश्चन होता है इंग्लिश का नाम सरसमास एक जना यस एक क्वेश्चन नोट है, नोट करना है। ये लोडेड है, तो ये लोडेड है, इसी को काम में लेते हैं। कर दूं, इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 30 इसका सेकंड पार्ट का प्रेजेंटेशन पार्ट आप होमवर्क मार्क कर लो, जितना स्पेस इसमें होता है उतना स्पेस इसमें चाहिए होगा, या तो करेंगे या और बच्चों ने नहीं किया तो उतना स्पेस।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब यहां से टर्म्स शुरू होते हैं जो अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डेफिनेशन। फटाफट से रिवाइज करते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन से जो ऊपर देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आपने नजरें कितनी ऊपर करें, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ डेफिनेशन क्या होता है? जो ऊपर से नीचे की तरफ आपने आपकी नजर कितनी नीचे, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंगल। ये दो डेफिनेशन आपको सरल डेफिनेशन तो है, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं है। अब पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में तो क्या है, ये टर्म्स यूज नहीं होते एंगल ऑफ एलिवेशन डेफिनेशन, सीधे सीधे मतलब रियल लाइफ सिचुएशन जैसे पेड़ टूट गया, स्लाइड बनानी है, सर्कस का रस्सी बनी हुई है, ठीक है। अब जब ये टर्म्स यूज होते हैं तो बस सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि करेक्ट फिगर बनाना। सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? एक बार करेक्ट फिगर और करेक्ट वैल्यूज पुट अप कर दी फिगर में, तो फिर पहले की तरह जैसे अभी सॉल्व कर रहे हैं इतना आसान क्वेश्चन हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन नीचे आते आते जैसे क्वेश्चन नंबर 9 तक जाते 9 क्वेश्चन का फिगर ही बन पाता कई बार, जिससे बनता है गलत बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें करेक्ट फिगर बनाना चुनौती है, ठीक है। चलो सीखते हैं हम लोग। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, अब मैंने लिखा था ऑफ कहां आएगा? जो एंड पॉइंट, फ्रॉम कहां आएगा? जो स्टार्टिंग, यानी एलिवेशन ज्यादा है कहां पे, खत्म कहां हो रहा है? टॉप ऑफ द टावर पे खत्म। स्टार्ट कहां से हो रहा है? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और वो जो पॉइंट है टावर की फुट से 30 मीटर, भाई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर मेरी नजर ऊपर जाए, एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जहां से मैं देख रहा हूं ऊपर, ये पॉइंट उस टावर की फुट से कितना दूर है? समझ आया ना? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर। सरल सा क्वेश्चन है, अगर क्लियर करना है तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा या नहीं? ठीक है। लेट अस से ये तो वो पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, सी तो वो पॉइंट है जो ग्राउंड पे है, ए मेरा टॉप ऑफ द टावर है और बी फुट ऑफ द टावर है। तो फुट ऑफ द टावर से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? 30 मीटर। देखिए डिस्टेंस कितनी हो गई? ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो? लेट अस से मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूं, इधर देखो, मैं सी पॉइंट पे खड़ा हूं, तो जब मैं ऊपर नहीं देखूंगा तो मेरी लाइन ऑफ साइट ये होगी अलोंग सीबी, अलोंग सीबी मेरी लाइन ऑफ साइट होगी। लेकिन सीबी के सीन पे टावर दिख रहा है, टावर के ऊपर कोई खड़ा है मेरा दोस्त, वो मेरे को हाई होता है, तो मैं उसको देखने के लिए ऐसे ऊपर देखूंगा, तो मैंने इस साइड से कितना ऊपर देखा, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। वो कितना गिवन है? तो ये ऐसा वाला एंगल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो उस एंगल को यहां प्लॉट करेंगे तो ये वाला बनेगा। समझ आया? चलो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि डिस्टेंस ए भी निकालना है, ठीक है। चलिए तो एंगल सी को थीटा मान लेते हैं। वैसे देखो कुछ गिवन पॉइंट्स भी लिखने होते हैं, मैंने अभी किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा है बिकॉज़ हम फिजिकली नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा मैटर नहीं लिख पा रहे। गिवन पॉइंट्स क्या लिखने होते हैं? जैसे कि यहां पे क्या क्या चीज गिवन है, हमको यहां पे गिवन है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड एंड द फुट ऑफ द टावर। ये लाइन हम लिख सकते हैं, इट इज गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सी एंड द फुट ऑफ द ग्राउंड इक्वल टू 30। अभी ये सकता है बाकी जितने भी सीखेंगे बाकी सारे क्वेश्चन में मैं आपको गिवन पॉइंट्स भी लिखूंगा, है ना। अभी थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो सीधे थीटा से स्टार्ट करते हैं, कंसीडरिंग एंगल सी। एक दो गिवन पॉइंट्स होंगे बस लिखने हैं, ये क्या गिवन है? जैसे हाइट ऑफ द टावर गिवन है तो लिख देना, इट इज गिवन दैट हाइट ऑफ द टावर। जैसे ट्री वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिस्टेंस गिवन था उसमें भी जो भी चीज है, ठीक है। किन चीजों की जरूरत है? बस वो दो चीजें लिखो, तो एक तो एडजेसेंट साइड, और क्योंकि मुझे हाइट निकालनी तो हाइट क्या हो जाएगी? अपोजिट साइड। अपोजिट साइड लिख दो और साथ में क्या लिख दो? एडजेसेंट। अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट। बोलो अपोजिट साइड कितनी है? क्या है? मतलब पहले तो नाम लिखो ए बी जो कि पता लगानी है क्वेश्चन मार्क, और एडजेसेंट साइड क्या है? नाम बोलो बी सी जो कि पता है ऑलरेडी 30। तो बताओ ऑपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन किसमें होता है? 10 ऑपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। देखो साइन और कॉस में तो हाइपोटेन्यूज का इन्वॉल्वमेंट रहेगा,
रिजल्ट के रूप में साथ में लेके चलो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ थोड़े से एडवांस अपने आप को बनाने की कोशिश करो, अपने आप को समझाओ। देख बेटा साइन और कोसाइन का हाइपोटेन्यूज है, ऐसे अपने आप को समझो। जितना अच्छा आप अपने आप को नहीं समझा सकते, आप अपने आप को समझा सकते हो, उतना कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता। अपने आप को कन्विंस करो कि बेटा साइन और कोस में क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज रहता है। हाइपोटेन्यूज नहीं है तो साइन कोस भी नहीं है, तो क्या बचा tan। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट tan रेशियो, ठीक है। So we know that tan थीटा का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। दैट इज थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, या पहले नाम लिखो tan c के साथ अपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड BC, ठीक है। ठीक C कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री और AB तो पता लगानी है, BC हमको पता है कितनी है BC 39। चलो बोलो tan 30 की वैल्यू AB upon 30। So from here on we get the value of AB cross multiply करो, 30 बन गया डिवाइडेड बाय, तो फाइनल आंसर है ये। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा हमको, tan रूट दिया है √3 और √3, ये हो जाएगा 30√3 डिवाइडेड बाय √3 to √3, 3 से 1 टाइम, 3 से 10 टाइम्स tan√3 मीटर। दैट मींस द आंसर इज 17.32। Was the value of √3 is 1.732 multiplied by 10 करेंगे डेसिमल प्लेस आ जाएगा 17.32 मीटर is the height of this tower। Closing statement, hence the height of the tower is height of the tower AB is tan√3। अच्छा आंसर भी मैच करते चलना, आंसर ठीक है सर। क्वेश्चन 5 इसी में देखो, होमवर्क है इसी में देखो, ओके नोट डाउन। ये क्वेश्चन 5 को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं इसी फिगर में, सेम फिगर से एक्सप्लेन हो जाएगा, आप इसको होमवर्क में करके लेंगे, ठीक है। रीड आउट करें। क्वेश्चन 5 इज a kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक पतंग जो है, अब ऑब्वियसली पतंग जो है ऐसे नहीं जाती, ऐसे जाती है किसी पर, ऐसे जाएगी पतंग, किसी की भी पतंग, कोई भी एक्सपर्ट पतंगिस्ट हो जो पतंग उड़ाने वाला, वो भी ऐसे उड़ाता है ना, वो भी ऐसे उड़ाएगा, कितना भी अच्छा पतंगबाज। तो लेकिन हाइट हमेशा कैसे होगी, ठीक है। तो अब आपको हाइट दे रखी है, हाइट दे रखी है, दैट मींस आप पतंग यहां से उड़ा रहे हो पतंग वहां, बट ये डिस्टेंस हाइट नहीं है, ये डिस्टेंस कभी भी हाइट नहीं है। हाइट क्या होगी, उस पतंग से जस्ट नीचे आना है, ये हाइट है। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होती है, बस इस चीज को मुझे याद रखें। तो काइट कितनी हाइट पे उड़ रही है 60 मीटर। तो इसी फिगर के अंदर अगर मैं हाइट ऑफ द काइट की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा भाई ए को ले लो काइट, वो जमीन से कितनी हाइट पे ऊपर उड़ रही है 60 मीटर की हाइट। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं, आगे रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, स्ट्रिंग मतलब वो डोर जो काइट से अटैच की गई है, बांधी गई है, इज टेंपरेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, हम भी बचपन में ऐसा कई बार करते थे, आप लोग भी करते हैं कि पतंग उड़ा रहे हैं, मम्मी ने बुलाया नीचे खाना खाने के लिए, तो उसको बांध देते हैं किसी चीज से, वो लहराती रहती है। और इतनी देर में कहीं बाथरूम जाना है, खाना खाना है, पानी वानी पीना है, आके वापस आते हैं, या तो कट छुट्टी होती है और किस्मत अच्छी होती है तो बिल्कुल लहरा रही है, हवा पर डिपेंड कर रहा है कि हवा कितनी है ना। तो ऐसा ही उस लड़के ने भी किया, उस बच्चे ने भी किया, उसको टेम्पररी किसी खूंटे से बांध दिया, ये खूंटा मान लो सी फॉर्म, ठीक है। तो जब बांधा उसको, तो बांधने के बाद वो जो इंक्लिनेशन बना ग्राउंड से, ग्राउंड में किसी खूंटे से बांधा, ग्राउंड से जो इंक्लिनेशन बना वो कितने डिग्री का बना 60 डिग्री।
दैट मींस ये एंगल 30 की जगह क्या हो जाएगा बी सी। तो सेम फिगर के अंदर देखो आप कितनी सिचुएशंस कंसीडर करी जा सकती है। जितने भी सिचुएशन से कंसीडर कराएगा बूम फिटिंग इसमें आएगी राइट नंबर में एक ट्रायंगल ऑफ सारी सिचुएशंस कंसीडर की जा सकती है। ठीक है ना। अभी पढ़ा रहे हैं रिवीजन कराएंगे सारे क्वेश्चन एक ही दिन में हो जाते हैं एक ही फिगर बनाते हैं उसी में इसको बदलो उसको बदलो उसको बदलो सब चीज होते होते हैं। ठीक है आगे चलते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डोर की लंबाई बताओ। डोर कहां है इसकी बताओ। ये तो डोर की भाई यहां से बांधी कुंडे से और पतन वहां है ये तो डोर की। तो पतन की हाइट तो ये होगी और डोर की लंबाई ये होगी। पतन की हाइट भी है डोर की लंबाई पूछिए और एक चीज और कहती है कि ऐसा मान लो कि उसमें कोई भी गिठान नहीं गिठान से गांठ नहीं भाई वो कोई भी उसमें बीच में स्लैब नहीं स्लैब मतलब कोई कहीं से भी टूटा हुआ नहीं या कई बार उलझावा भी रहता है ना बंजा तो उलझावा भी बिल्कुल स्ट्रेट है तनी हुई है तो अभी तो अपन हाइपोटेनस निकालेंगे क्योंकि मान लो तनी हुई नहीं है ऐसे घूम रही है तो फिर तो वो एक तरीके का कर्व बन जाएगा। कर्व निकालना हमने सीखा है कर्व की लंबाई निकालना हमने सीखा हमने तो सीधी स्ट्रेट लाइन की लंबाई निकालना सीखा। तो ऐसा उसने अज्यूम करवा दिया कि आप ऐसे मान लेना कि कोई ऑब्जेक्शन कर सकता है कि सर पतन तो सीधी दोनों की पतन में डोर ऐसे लहराती हुई जाती है तो उसने कह दिया कि अज्यूम कर ले कि नहीं लहरा रही सीधी है बिल्कुल। ठीक है ना ऐसा ऑब्जेक्शन आप नहीं कर सकते उसने अज्यूम करवा दिया। ठीक है तो कंसीडरिंग एंगल सीएस थीटा अब की बार क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज ये निकालना है। ठीक है तो ऑपोजिट साइड कितनी गिवन है 60 मीटर एबी अब की बार गिवन है और हाइपोटेन्यूज अब की बार पूछी है। एबी अब की बार 60 मीटर गिवन है और हाइपोटेन्यूज अब की बार यानी कि एसी अब की बार पूछी है। ठीक है तो ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रेशियो किसमें होता है दोनों ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम sin थीटा की वैल्यू का फार्मूला लिखेंगे पहले ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज सो sin c इक्वल टू ab बाय ac ab कितना है ab 60 मीटर है और ac पता लगाना है राइट। sin c तो c कितना है 60 डिग्री तो इट विल बी sin 60 डिग्री ab कितना है 60 ac कितना है पता लगा sin 60 की वैल्यू बोल दो 2 डिवाइड 2 60 डिवाइडेड बाय ac तो ac √3 आ गया इधर और 2 60 यानी कि 120 चला जाएगा ठीक है इक्वल टू 120। ठीक है तो ac की वैल्यू क्या हो जाएगी implies ac की वैल्यू क्या हो जाएगी √3 नीचे लाएंगे तो 120 by √3 and since this is the final answer तो इसको रैशनलाइज करना जरूरी है तो कर दो √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई। अगर ये फाइनल आंसर है वो भी रैशनलाइज करना अगर ये बीच का कोई आंसर है जिसकी मदद से भी फाइनल आंसर आना है तो रैशनलाइज मत कर फाइनल आंसर रैशनलाइज कर √3 को √3 3 से 1 टाइम 3 से 40 टाइम्स this 40 closing statement length of the string AC is hence the length of the string AC is ठीक है ट्यूशन करने के बाद बच्चे तो काम हो जाएगा कहते हैं सर लाल स्ट्रिंग दे दो समझ आते हैं डोर का स्ट्रिंग दो ओके क्लियर है तो इजी कैलकुलेशन सारे हो गए जो बेसिक थे अब कल से लेवल बढ़ने कल से क्या होगा फिगर के अंदर फिगर तो कंबाइंड जॉइंट फिगर्स होंगे कल से जो फिगर वो फिगर लाइक है तो उसको अच्छे से देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस।